तो फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपने आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से लग चुके होंगे, ठीक है? जैसे कि मालूम है आपके लिए मैंने मॉडल पेपर जो है स्टार्ट कर दिया है और आपका जो है सिलेबस भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो दोनों ही काम एक साथ कर रहा हूँ क्योंकि देखिए किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए आपको आइडिया होनी चाहिए कि उस एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न कराया हुआ है और जैसे कि आपको वो वीडियो अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारे ही वीडियो और आपको चैप्टर वाइज़ भी प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता जा रहा हूँ। तो आप डेली ही क्लास को जॉइन कीजिए, हर एक जो है टॉपिक आपके क्लियर कर दूँगा ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है? ऑल सब्जेक्ट फ्री में जो है यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कहीं पर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और 2025 में आपका बेहतर स्कोर होगा। आप जो है केवल डेली क्लास को कीजिए और ये जो है क्लास देखने से आपकी फ़ायदा क्या होगी कि आपके एग्ज़ाम हॉल में कितने प्रश्न, किस टाइप के प्रश्न और किन चैप्टरों से प्रश्न दिए जा रहे हैं, ये आपको बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलेगा। 100% इसी तरीके के पेपर जो है आपके एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। बिल्कुल इससे एक भी प्रश्न आपको अलग अल्टर देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को देख लेते हैं, तो समझिए कि आप जो है 100% है कि एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिएगा, ठीक है? तो जिन्होंने भी पिछले वाले क्लास को नहीं देखा है तो जाइए क्लास जो है आपको प्लेलिस्ट ग्रुप डी का बना हुआ है, तो उसमें वीडियो जो है आपके मिल जाएँगे, फ्री में है तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है? बहुत बेनिफिट होगा एग्ज़ाम हॉल में और जिन्होंने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है, ठीक है? क्योंकि देखिए इस क्लास को अगर जो लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कर दीजिए क्योंकि देखिए इस क्लास को बनाने में मुझे जो है आज लमसम 7 घंटा लगा हुआ है, ठीक है? तो आपके लिए मैं 7 घंटा मेहनत किया हूँ तब जाके ये फुल मॉक टेस्ट बना हुआ है 100 प्रश्नों का, ठीक है? टोटल जो है इसमें कितने प्रश्न हैं आपके 100 ठो प्रश्न हैं, जिस तरीके से ग्रुप डी में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसमें किसी तरीके की कंजूसी मत कीजिए, नहीं तो फिर जो है इस क्लास को मैं बंद भी कर दूँगा यदि आपको लाइक नहीं करना है तो क्योंकि मुझे लगेगा कि आप इस क्लास को पसंद नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो जो भी पसंद कर रहे हैं, वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि क्लास रेगुलर रखें। अब जो है पहले साइंस के प्रश्न को आज सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद से मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 25 ठो जैसे कि साइंस के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछेगा, तो 25 ठो साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, किसी वस्तु पर लगने वाले जो है सामर्थ्य को क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कर रहा है आपका अगला प्रश्न? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या पूछा गया है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? बताइएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो आपको याद रखना है इकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है? क्या बोला जाता है? इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। जैसे कि आपको मैंने बताया भी है कि हर एक प्रश्न का उत्तर आपको कोशिश करना है कि खुद से बनाएँ, ठीक है? बताएँ और जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो आप इन प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? और आपको जैसे कि मालूम है कि इस क्लास का पीडीएफ मैं फ्री में देता हूँ, ठीक है? इस क्लास का जो पीडीएफ है वो फ्री है। तो पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं, ठीक है? पीडीएफ ये लेना चाहते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, ठीक है? तो उस लिंक पे जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। आपको जो है डेली का पीडीएफ मैं दे देता हूँ ताकि आप अपना रिवीजन बेहतर तरीके से करते रहेंगे, ठीक है? तो हर एक क्वेश्चन मिल जाएँगे, टोटल 100 तो जो ये प्रश्न है इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को फ्री में। अगर आपसे नहीं होता है, ठीक है? तो आपको जो है स्क्रीन पे मोबाइल नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा,
तो इस पे आप लोग जो है मैसेज कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप में जोड़ दिया जाएगा। परंतु आप इस लिंक पे जाइए, आप ज्वाइन करिए पहले, ठीक है? नहीं होने के बाद ही मैसेज करना है, इस तरीके से नहीं। चलिएगा, अब देखिएगा इस जो है प्रश्न क्या कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, ये जो है ऊतक विज्ञान कहा जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में जो है कौन सी ऊर्जा होती है? बताइएगा, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में अ, ऊर्जा उसमें मतलब कौन सा विद्यमान होगा? तो आपको बताना है कि ये जो होगा उसमें ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा आपका राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका कि एड्स का जो है विषाणु शरीर में नष्ट कर देता है। एस्ट जो है, एस्ट का विषाणु शरीर में नष्ट कर देता है। जो एस्ट जो है विषाणु शरीर में किसको नष्ट करता है, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है प्रतिरक्षा तंत्र को जो है ये नष्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपके राइट उत्तर होगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हार्मोन प्यूटरिक ग्रंथि द्वारा जो है स्रावित नहीं किया जाता है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है हार्मोन प्यूटरिक ग्रंथि का जो है स्रावित ग्रंथि नहीं है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि सोमैट्रोस्टेनिट। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्विक रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्विक रोग होता है? तो आपको बताना है विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने कि किसमें जो है प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं? किसमें जो है प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं? आठवें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो आपको बताना है सिराओं में, ठीक है? सिराओं जो होते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? सफेद फाइबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। 5 से 8% एसिटिक एसिड को जो है क्या कहा जाता है? बताइएगा, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? तो आपको याद रखना है, इसको जो हम लोग सिरका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है? बताइएगा, 10वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? तो दही में जो है आपको याद रखना है कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। आपके ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है? हर एक प्रश्न अच्छे तरीके से याद करना है और नोट भी कर लेना है। फिर पीडीएफ तो मैं आपको दे ही रहा हूँ रिवीजन के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबका उत्तर क्या आने वाला है? अक्जैलिक अम्ल। अक्जैलिक अम्ल यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि संतरे के रस का पीएच मान क्या होता है? जो संतरा होता है उसके रस रस का जो है पीएच मान कितना होता है? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो आपका उत्तर बनेगा 3.7 जो है संतरे के रस का पीएच मान होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी के उत्तर क्या आना चाहिए? हीरा होता है, ठीक है? हीरा जो है सबसे कठोर तत्व है, ये तो सभी लोग बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? बताने की कोशिश करेंगे तो ये जो है हीरा होता है, ठीक है? आपको मैंने क्या बताया है कि ये जो है जैसे आपका 14 नंबर प्रश्न था तो इसका उत्तर ये हो रहा है। तो इस तरीके से कमेंट बॉक्स में आपको जो है हमेशा टेस्ट देते रहना है इस क्लास के लिए, ठीक है? मॉडल सेट के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है बताने की कोशिश करेंगे। तो हीरा जो है इसमें क्या है, तत्व है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सोडियम को किसमें जो है रखकर संचित किया जाता है, सोडियम को जो है, सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा मिट्टी का तेल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि पनीर का जो है पीएच मान कितना होता है, पनीर का जो है पीएच मान कितना होता है बताइएगा। तो आपसे जब भी पूछा जाए पनीर का पीएच मान तो 5.9, ठीक है, 5.9 बिल्कुल आपका राइट उत्तर होता है किसका, पनीर का पीएच मान। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है सामान्य वर्षा का जो है पीएच मान कितना होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम हॉल में प्रीवियस ईयर में पूछा गया भी प्रश्न है। ठीक है, तो बताइए कि सामान्य वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो ये जो है आपके 5.6 से 6 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक कठोर धातु है, निम्नलिखित में से सबसे सर्वाधिक कठोर धातु कौन से हैं, कौन है, ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है आपको याद रखना है कि सबसे कठोर धातु जो है प्लेटिनम है। इन सभी में सबसे कठोर धातु कौन है, प्लेटिनम है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, प्रयोग करने के तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी। प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी, तो आपके उत्तर जो बनेंगे वो कौन सा धातु था, आपका तांबा था। ठीक है, सबसे पहले जो है तांबे धातु का जो है उपयोग किया गया था, खोज किया गया था। तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर सी था। अगर आपने सी बताया है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किससे जो है भारी धातु है, किसमें जो है सबसे भारी धातु है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है, ये आपको बताना है। तो यूरेनियम जो है आपको सबसे जो है भारी धातु है। ऑप्शन नंबर डी। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी बताया है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है निष्क्रिय गैस है। अब निष्क्रिय गैस तो आपको बेहतर तरीके से मालूम होगा, कितने ठे होते हैं, 6 ठे होते हैं। ठीक है, 6 में से कौन जो है इसमें लिखा गया है ये आपको बता देना है। तो आपके उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे, आर्गन। ठीक है, निष्क्रिय गैस में कौन है, इसमें आर्गन है। कौन कौन होता है, हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनॉन होता है, रेडॉन होता है। 6 ठो यही आपके क्या होते हैं, तो ये निष्क्रिय गैस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि अमोनिया का पीएच मान कितना होता है। तो अमोनिया का पीएच मान आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो अमोनिया का जो पीएच मान होगा आपको याद रखना है 11.6। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है पीएच मान कितना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है। तो आपको याद रखना है ये 12.4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बताइएगा कि कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में है। तो आपको याद रखना है 12 ऐसी धातु है जो हमेशा क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपको किसके साथ जाना है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे हम लोग अगला जो है यहाँ पे आपका टॉपिक चालू हो गया, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि साइंस में 25 टो प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सेम टू सेम आपके 25 टो प्रश्न यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आप बताइएगा कि इन 25 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को खुद से सॉल्व किया था। यदि आपका स्कोर 10 प्लस था तो बहुत अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि अभी आपने जो है स्टार्ट किया है, और जिन्होंने भी पहले से पढ़ रहे हैं उनके तो स्कोर 15 प्लस होने चाहिए। और आने वाले दिनों में देखिएगा ये जो जिनका भी 10 आ रहा है ये धीरे धीरे करके आपके 20 पे चौंक जाएगा। केवल जो है डेली क्लास ज्वाइन करना होगा आप लोगों को। ठीक है, क्लास में आइए डेली, देखिए स्कोर बढ़ जाएगा। अब देखिएगा
आज का जो है रीजनिंग के प्रश्नों पे हम लोग आ चुके हैं और रीजनिंग का पहला प्रश्न आपके सामने है। और जैसे कि रीजनिंग के प्रश्न आपको मालूम है कि टेस्ट के तौर पे तो हमें लेना ही लेना है और हर एक प्रश्न के लिए मैं 10 सेकंड का समय दूंगा और आपको बताना है कि पहले का उत्तर क्या है, बी है कि सी है कि डी है, इस तरीके से कमेंट बॉक्स में। तो देखिएगा, कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो संबंध से आधारित प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 100% एक ठो देता है। ठीक है, तो बनाइए, 10 सेकेंड का समय है आपके पास और कोशिश कीजिए कि मेरे साथ मेरे से पहले प्रश्नों को सॉल्व कर दें। आपको दिया क्या गया है, ककड़ी मसाले भोजन, ककड़ी मसाले भोजन। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि देखिए, सबसे पहले ये अगर आप देखिएगा ककड़ी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको बना लीजिए ककड़ी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ककड़ी हो गया। ककड़ी के बाद देखिए मसाला, मसाला आप जानते हो जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, खाना बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो मसाला और ककड़ी का कोई भी संबंध नहीं होगा, क्योंकि ककड़ी जो है आपका एक जो है फल टाइप का हो जाता है, वो तो आपका अलग है। और मसाला तो आपने देखा ही होगा, ये अलग है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है भोजन। तो अगर आपसे भोजन कहा जाए तो भोजन में आप क्या करिएगा, भोजन में ककड़ी खाते हैं कि नहीं, तो कहिएगा ककड़ी भी खाते हैं और मसाले भी खाते हैं। किस तरीके से, तो मसाले आप सब्जी में डालकर जो है बनाकर खाते हैं। तो इस तरीके से जब भोजन की बात आएगी तो ये दोनों ही भोजन के अंदर आएंगे, क्योंकि भोजन में इन दोनों का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो है राइट उत्तर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, आपने सलाद में देखा होगा ककड़ी जो है हम लोग खाते हैं, तो भोजन में वो हो जाएगा। और मसाला तो सब्जी में सभी लोगों को मालूम है कि यूज होता है, वो भी खाने में। तो भोजन में ये आप लोगों को बेहतर तरीके से मालूम चल गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है दूसरा प्रश्न कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है आपको विलुप्त संख्या बताना है और जो है आपको यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे वैल्यू बताना है। आपके समय स्टार्ट हो चुका है 10 सेकंड का। ठीक है, और ये 10 सेकंड वाला समय आपको बेहतर तरीके से यूज करना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है क्या लिखा है, फिर यहाँ पे देखना है क्या लिखा है, तो उसी के आधार पे यहाँ पे वैल्यू होने वाला है। अब क्या होने वाला है आपको बताना है। सबसे पहला वाला अगर आप देखिएगा, ये त्रिभुज, ठीक है, तो इसमें हुआ क्या है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, 3 और 5 से हमको 64 पे जाना है। तो अगर 3 और 5 में गुणा करते हैं तो 3 5 15 हो जाएगा, तब भी 64 नहीं हो रहा है। तो लॉजिक कौन सा लगा दें कि 64 लाना है। ठीक है, तो 3 और हमें 5 को अगर जोड़ देते हैं तो ये कितना होता है, 8 हो जाता है। ठीक है, और 8 का वर्ग कर देते हैं तो 8 अट्ठाई 64 हो जाएगा। शायद यहाँ पे आपको उसी तरीके से लिखा गया होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको क्लियर हम लोग कर लेंगे इस वाले में से। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है आप देखिए, यहाँ पे नीचे में क्या दिया है, 7 और 2 दिया है, तो इनको जोड़ लीजिए, 7 2 हो जाएगा 9। और 9 का जब वर्ग करेंगे तो 9 9 कितना होता है, 81 होता है। बिल्कुल यहाँ पे 81 आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अब वही लॉजिक आपको लगा देना है। यहाँ पे देखिए कितना लिखा है, 4 प्लस का 13, 13 और 4 को जोड़ लीजिए, कितना होता है, 17। और 17 का वर्ग आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, जैसे कि मैंने क्लास में बताया भी था कि आप जो है अच्छे तरीके से 1 से लेके 20 तक के जो है वर्ग और घन आपके जबान पे याद होना चाहिए। तो 289 होता है, जो कि आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो दूसरे का उत्तर जिन्होंने भी बी बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि 7% 5 बराबर का जो है संबंध 25 से है, तो 8% 4 बराबर क्या होने वाला है।
ये अगर प्रश्न आपने नहीं सॉल्व किया तो मुझे लगता है कि कोई भी प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। आपकी रीजनिंग बहुत कमज़ोर है, क्योंकि इस क्लास का सबसे जो है ये जो है हलवा प्रश्न आज आज आपको ये मिल रहा है, ठीक है? सबसे हलवा प्रश्न। तो ये सभी के उत्तर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, 100% सभी के उत्तर आने चाहिए। और जो भी मेरे दोस्त क्लास में आ रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग क्लास को अंत तक देखिए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। शेयर कीजिएगा तो मुझे जो है आपके लिए जिस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए वो और भी डबल कर दूँगा, ठीक है? और बेहतर इससे जो है क्लास एक और लाने की कोशिश करूँगा, एक और क्लास बढ़ा दूँगा आपके लिए, ठीक है? तो 7 जो है यहाँ पे अगर देखेंगे 7 और परसेंटेज को हम क्या कर देते हैं, गुणा रखते हैं। तो ये 5 से गुणा करेंगे, 7 बचे 35 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है? अब जो है वही लॉजिक जो है अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं 8 परसेंटेज की जगह पे गुणा 4, तो 8 चौका 32 हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो रहा है और 32 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो बिल्कुल ही आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि 4 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में फाइट को जो है ये लिखा जाता है, तो अ, टाइगर को जो है उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? अब बनाने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। ये जो है 10 सेकेंड आपके लिए जो दिया जा रहा है ये अच्छे तरीके से यूज कीजिए, ठीक है? और मैंने तो आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेरे क्लास में कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए। कॉपी और कलम जो है आप अगर अपने हाथ में रखते हैं तो बेहतर स्कोर कर पाइएगा, ठीक है? क्योंकि जो यहाँ पे कलम का यूज करेगा कॉपी का वही बेहतर स्कोर करेगा। अगर आप केवल वीडियो को देखते हैं तो देखिए केवल जीके और साइंस को ही पढ़ सकते हैं। मैथ और रीजनिंग आपको कलम और कॉपी के साथ ही पढ़ना होगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे पहले लिखा कितना है, FIGHT लिखा है, ठीक है? और इसके बदले में क्या लिखा है यहाँ पे, HKGJV यह लिखा है। अब समझ लेते हैं यहाँ पे F का कोड होता है 6, H का कोड होता है 8। मैंने देखा यहाँ पे 2 ठो प्लस कर दिया है। I का कोड होता है 9, इसका कोड होता है 11, यहाँ पे भी 2 प्लस किया है। G होता है 7 पे और G होता है यहाँ पे कितने पे, 7 पे। ये तो यहाँ पे एक भी प्लस नहीं किया है, ठीक है? ये होता है 8 पे और ये J होता है 10 पे, यानी कि 2 प्लस किया है। ये T होता है 20 पे और V होता है 22 पे, 2 प्लस किया। मतलब एक देखिए ये बीच वाले में एक भी प्लस आपको नहीं करना है, ठीक है? सेम टू सेम लिखना है, बाकी दोनों दोनों में आपके क्या करना है, 2-2 प्लस करना है। तो यहाँ पे T से क्या होगा, 2 जोड़ेंगे तो T के बाद V हो जाएगा। T होता है 20 पे और 2 जोड़ेंगे 22 पे होता है V। I होता है 9 पे, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 पे कौन सा अक्षर आता है, K। भी और के से स्टार्ट होना चाहिए और ये जी है तो जी का जी ही लिखेंगे। ई होता है 5 पे, 5 2 7 पे हो जाएगा जी। अब देखिए डबल जी एक साथ आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसके आगे तो आपको बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो आपका डी है बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करते हैं कि निम्नलिखित आकृति में तिर्यक रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आकृति में तिर्यक रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए 100% यहाँ पे जो है आपके लिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में फिगर काउंटिंग से दिया जाएगा, ठीक है? काउंट कीजिए, 10 सेकंड के समय है आपके पास, तो आप काउंट कर सकते हैं। यदि आप थोड़े से अच्छे तरीके से प्रश्नों को जो है यहाँ पे देखना स्टार्ट किया तो बना सकते हो। चलिएगा, तो अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए तिर्यक रेखा गिनना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ से काउंट करते हैं 1 2
3, 4, 5। ये तिर्यक रेखाएं कितनी हो गई? 5। हमें सीधी वाली नहीं गिनना है, ये हमसे बोला है तिर्यक रेखाओं की संख्या। अब देखिए 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। इधर से भी 5 और इधर से भी 5, तो 5 और 5 जोड़ेंगे तो तिर्यक रेखाओं की संख्या हमें यहाँ पे सीधा सीधी बतानी थी 10। तिर्यक रेखाओं की संख्या कितना है? 10। तो यदि आपने 10 बता दिया है तो बिल्कुल आपने सही उत्तर बताया है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए खुले घन में फूल के जो है विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी? अब तो पासे से रिलेटेड आपको 100% सवाल समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पासे से रिलेटेड आपको हर एक दिन बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है क्लास में पासे के प्रश्न। और किसी दिन तो दो दो जो है एक शिफ्ट में प्रश्न पासे से रिलेटेड दे देता है। ठीक है, तो पासे के प्रश्नों को कभी भी आप हल्के में ना ले। हर एक शिफ्ट में एक ठो तो फिक्स है, कभी कभी दो ठो भी दे देगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बताइए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है? बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए ये। इसके उत्तर आने चाहिए, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न के सही उत्तर आने चाहिए। तो आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया है तो अब अच्छे तरीके से देखिए और समझिए। और अब जो है पासे के प्रश्नों को अब आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, देख लीजिए। सबसे पहले इसमें रूल नियम क्या कहता है कि ये जो कोठा है, ठीक है, अब इसके साथ जो सटा हुआ है, मतलब ये इसमें है, इसमें ये सटा हुआ है, ये है, ये तीनों ही इसके अपोजिट कभी भी नहीं हो सकते हैं, ये नियम इसका कहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के लॉजिक होते हैं इसमें पासे में कि जिनका कोठा जिनसे सटा हुआ है ये कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन पकड़ेंगे, ये वाली, और इसमें देख लेंगे, इसमें जो है आपके ये तना है जो है ये किसका हो जाएगा? पत्ता का अपोजिट हो जाएगा। ये तना का अपोजिट क्या होगा? पत्ता हो जाएगा। और देखिए, और देखिएगा यहाँ पे ये जो है क्या लिखा है? फूल। और फूल का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? फूल का अपोजिट कली हो जाएगा। और ये देखिए बीज, बीज का अपोजिट फल हो जाएगा। बीज का अपोजिट क्या होगा? फल। क्योंकि देखिए इससे भी सटा नहीं है ये वाला। तो आपसे पूछा किसका गया है? ये पहले देखिए फूल का पूछा है। फूल देखिए यहाँ पे है, फूल यहाँ पे है, और इसका अपोजिट आपको यहाँ पे कली मिल रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कली। कली जो है देखिए यहाँ, सॉरी, फली लिखा है ना, तो फली आपके कहाँ पे राइट उत्तर है? ऑप्शन नंबर डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों में अब जो है कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है असंगत शब्द का चयन करें। असंगत शब्द जो है आपको यहाँ पे चुनना है। चुन के बताइएगा। आपके पास 10 सेकेंड का समय है, जैसे कि मैंने क्लास में आपको बताया भी है। असंगत से प्रश्न 100% आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए कि इसमें जो है 4 ठो ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें से 3 एक जैसे हैं और एक जो है अलग है, तो यही अलग वाला सही है। ये 3 ठो वाला को नहीं चुनना है, ये 3 ठो एक जैसे हैं, इनको छोड़ दीजिए। और एक जो अलग है उसको पहचानिए, पहचानने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। इसमें कौन अलग है ये आपको बताना है। तो देखिएगा और यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग। तो पहले लिखा है चेन्नई, ठीक है, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, ये चारों ही शहर हैं। अगर इस तरीके से देखते हैं तो चारों ही क्या है? शहर हैं। ठीक है, क्या है? शहर हैं। तो इस तरीके से तो अलग इसमें कोई भी नहीं मिला, तो ये लॉजिक से आपको नहीं सोचना है। दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा? चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली। अगर देखिएगा तो ये तीनों क्या है? राजधानी है। ठीक है, क्या है? राजधानी है। किसकी राजधानी है? राज्य की। क्या है? ये राज्य के क्या है?
राजधानी है, ठीक है, राज्य की राजधानी। लेकिन दिल्ली किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, ये यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी है, या कह सकते हैं कि ये पूरे भारत की राजधानी है। तो दिल्ली ही यहाँ पे हमें अलग चुनना था, और दिल्ली बिल्कुल आपका राइट उत्तर था, यदि आपने बताया है तो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो ए बी रेखा की दर्पण छवि को दर्शाता है। उस जो है विकल्प का चयन करना है जो क्या करे, ए बी रेखा की दर्पण छवि जो है बना सके, ये आपसे पूछा गया। आप चलिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। 10 सेकेंड का समय है। दर्पण में तो 10 सेकेंड भी नहीं लगने चाहिए, आप जो है केवल अंकों को पलट देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि दर्पण किस तरीके से काम करता है। अब दर्पण का रूल नियम क्या कहता है, जो जिन्होंने भी अच्छे तरीके से सीखा हुआ है क्लास में, वो तो 100% है कि इस प्रश्न को कर लेंगे। अब जिनको नहीं पता है वो एक बार और मैं बता देता हूँ कि देखिए, दर्पण कहता है कि भाई साहब जो लेफ्ट में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, उसको अब राइट में कीजिए। जो लेफ्ट में है उसको राइट में, और जो भी आपके राइट में है उसको जो है आप लेफ्ट में कर दीजिए। ये दर्पण का नियम है, ठीक है। अगर आपने इतना कर दिया तो वही आपका दर्पण है। तो अब जो है आ जाइए और इसमें वही नियम लगा दीजिए। ये टी है, टी का यहाँ पे आप करिएगा तो टी का तो टी ही रहेगा, इसका लेफ्ट का राइट करिए, राइट का लेफ्ट कीजिए, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। एस को जो है आप कर दीजिए तो एस जो है आपको इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। अब देखिए ई, ई का जो है, ये जो है देखिए ई जो है इस तरीके से नजर आएगा आपको, ठीक है। इसका जो है मुंह देखिए जिस तरीके से, बिल्कुल लेफ्ट का राइट कर दीजिए। उसके बाद से आपके पास क्या है, पी, तो पी को भी लेफ्ट का राइट कर दीजिए इस तरीके से। अब देखिए ये है कहाँ पे, ये जो है कहाँ पे, देखिए कमी ढूंढिए। ये ई लिखा है बिल्कुल गलत, यहाँ पे ई लिखा है बिल्कुल गलत, यहाँ पे टी को देखिए बिल्कुल उलाट दिया है, नीचे का ऊपर लिख दिया है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, नीचे के ऊपर, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट का राइट होना चाहिए, नीचे का ऊपर नहीं। वो तो किस में होता है नीचे का ऊपर, तो वो तो जल प्रतिबिंब में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि तीन लोगों के एक परिवार में, तीन लोगों का एक परिवार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पी जो है ए का पिता है, ओके, और जो है के ए का दादा है। तो के का पी से किस प्रकार संबंध है, ये आपको बताना है। अब चलिएगा, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और ब्लड रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, खासकर रेलवे के एग्जाम के लिए। ऑनलाइन में तो 100% है कि आपके एग्जाम हॉल में कभी दो ठो कभी एक ठो देता ही देता है, ठीक है। तो ये रिवीजन से ही आप लोग बेहतर कर सकते हैं। जिनको भी ब्लड रिलेशन समझ में नहीं आता है तो डेली क्लास में आइए, और मैं उन सारे प्रश्नों को कराऊंगा जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कर सकते हैं आप लोग, थोड़े से मेहनत की आवश्यकता है मेरे साथ। आप मेरे साथ जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ आप भी करिए, 100% आपका रिजल्ट होगा। अब देखिए, बोला जितना गया है उतना ही हमको अपने साथ करना है। पी जो है ए का पिता है, पी कौन है, ए का पिता। मान लीजिए यहाँ पे ए है तो ए का पिता कौन है, पी है, ठीक है। पिता हो गया, यहाँ पे प्लस लिख दीजिएगा ताकि जेंडर मालूम रहे, ठीक है। प्लस से होता है पुरुष और माइनस से होता है स्त्री। और जो कह रहा है कि जो है ए का दादा है। अब देखिए ये ए का दादा कौन है, तो ये पिता है, और इसके जो पिता होंगे वो दादा कहे जाएंगे। तो के को दादा बनाना है ए का, ए का ये कौन हो रहा है, ए का ये दादा हो रहा है, बिल्कुल दादा होगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, तो के का पी से क्या संबंध है, तो के का, ये जो के है ये पी का कौन है, ये पी का कौन है, ये बताना है आपको। अब बताइए, तो आप तो, मुझे नहीं लगता है कि इसको बताने की भी आवश्यकता है। इसके पी के कौन है, ये पीता है यार, बिल्कुल आप बना लिए हैं और इसको जो है देख रहे हैं। इतना सिंपल सा प्रश्न था, केवल आपको घुमाया गया था, ठीक है। कर सकते हैं आप लोग जो है बेहतर तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राम स्कूल जाने के लिए 3 बार दाएं, 4 बार बाएं, और फिर 5 बार दाएं, फिर 1 बार जो है बाएं मुड़ने में, मुड़ा तो स्कूल पहुंच गया। तो बताइए राम कितनी दिशाओं में चला। अब जो है आपको बताना है कि राम कितनी दिशाओं में चला है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है।
इस तरीके के प्रश्न मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, तो आपको मिलते हैं 10 सेकंड के समय। और बताइए इस 10 सेकंड में इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ये सारे ही प्रश्न बेहतर हैं। तो अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको काउंट नहीं करना है कि 3 बार दाएं तो 3 हो गया, 4 बार बाएं तो 4 3 7 हो गया, 7 और 5 बार बाएं तो 7 5 12 हो गया, 12 के बाद से एक बार बाएं तो ये 12 के बाद 13 हो गया। तो 13 आपको नहीं बताना है, इस तरीके से नहीं जाना। देखिए आपसे बोला क्या गया है, यहाँ पे बोल रहा है कि दिशाओं की संख्या। तो देखिए आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम होता है। ये 4 दिशा हो जाएगा और इसके बीच में जो है दो दो दिशाएं और होती हैं। ये होता है उत्तर पूरब, ये होता है दक्षिण पूरब और ये होता है उत्तर पश्चिम और ये होता है दक्षिण पश्चिम। इस तरीके से दिशाओं की संख्या अगर आपसे कोई पूछता है तो कितनी दिशाएं हो गए, 8। तो 8 ही जब दिशा है तो इसके अलावा और वो कहाँ पे मुड़ेगा, तो कहीं पे भी नहीं मुड़ेगा। 8 जब दिशाएं हैं तो 8 ही दिशा में न मुड़ सकता है। तो अधिकतम कितनी दिशाओं में गया है, तो 8 दिशाओं में। 8 दिशाओं से अधिक थोड़ी ना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है, एनालॉजी का प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और 10 सेकंड का समय भी आपके जो है यहाँ पे लग चुका है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और एनोलॉजी से तो एक प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एनोलॉजी के प्रश्नों में किसी तरीके के जो है डाउट हो तो आप लोग डेली ही क्लास कर रहे हो तो पूछ लेना, ठीक है। कोई भी प्रश्न हो, डाउट है तो पूछिए। देखिए लिखा है कोर्ट, कोर्ट का संबंध यहाँ पे बता रहा है न्यायालय से। कोर्ट का संबंध किससे बताया है, न्यायालय से। तो हमें किसका पूछा हुआ है, स्कूल का। तो स्कूल का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल पूछे जाएंगे, तो घबराना नहीं है। आप देखिए यहाँ पे करिएगा क्या, आपको जो है देखिए कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे किसके लिए जाते हैं, न्याय के लिए। तो स्कूल में जो है आप जाएंगे किस लिए, बताइएगा। स्कूल में आप किस लिए जाइएगा, यही यहाँ पे आपको प्रश्न में पूछ रहा है। तो आप कहिएगा कि हम स्कूल में जाते हैं किसके लिए, शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, शिक्षा के लिए। तो कहिएगा शिक्षा के लिए जाते हैं। बिल्कुल आपके यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। अब देखिएगा आपके सामने जो दिया गया समीकरण है, इसको जो है सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में जो है बदलना चाहिए। अब जो है आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। सॉल्व कीजिए, आपको इसमें थोड़े से टाइम जो है लगेगा, ठीक है। ये टाइम टेकिंग प्रश्न होते हैं, जैसे कि आपको इन चारों ऑप्शनों को चेक करना पड़ेगा और किससे जो है यहाँ पे कितना 109 आ जाता है, वही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, आपके पास समय भी है, आप इन समय को गंवाइए मत, ठीक है। तो ही बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले वाले ऑप्शन को अगर आपने रखा है तो 13 और भागा के जगह पे माइनस, माइनस के जगह पे भागा करना है। तो यहाँ पे तो प्लस है, फिर गुणा को भी छेड़छाड़ नहीं करना है और यहाँ पे भागा है, ठीक है। तो यहाँ पे भागे के जगह पे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और माइनस जो लिखा गया है यहाँ पे हम कर देंगे जो है भागा। अब इसी को सॉल्व कीजिए, 13 प्लस 15 आठे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और माइनस का हो जाएगा 96 में, 96 में भाग दे दीजिए। भाग दे के लिखिए, पहले भाग किया जाता है तब घटाया जाता है। तो ये जो है कितना बार में जाएगा, 2 और ये आपका 4 चौका 16, 24 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है देखिए 13 और 120 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो गया, 133 हो गया। उसमें से 24 घटा देंगे,
तो 133 में से 24 जाएगा 109। 109 बिल्कुल आपका आ रहा है, और देखिए यही आपको लाना था, बोला गया था कि यहाँ पे कितना आना चाहिए सॉल्व करने पर, 109 आना चाहिए। तो किसको हम लोगों ने चेंज किया तो 109 आ गया, भागे और जो है यहाँ पे भागे और माइनस को चेंज करने से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एक आयत आयत में 4 लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कौन कौन है? पी, क्यू, आर, एस बैठे हैं। आर जो है दाएं कोने पर बैठा है, एस बाएं कोने पर बैठा है, और बोल रहा है कि पी जो है एस के दाएं बैठा है। तो क्यू जो है पी से किस प्रकार क्यू जो है पी के दाएं बैठा है, तो आर के दाएं कौन बैठा है ये आपको बताना है। बताइएगा, ब्लड रिलेशन के प्रश्न हैं, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 100% दिया जाता है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देख लीजिए बोला क्या गया है आयत के आकार का। तो आयत का आकार यहाँ पे बना लीजिए, बिल्कुल आपको इस तरीके से करना है। कह रहा है कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, चारों ही कोने पे केंद्र की ओर मुख करके यहाँ पे व्यक्ति बैठे हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला गया है कि पी जो है क्यू और आर एस टी 4 लोग हैं। आर जो है दाएं कोने पर बैठा है, आर जो है दाहिने कोने पर बैठा है, एस बाएं कोने पर बैठा है। अब बोल रहा है कि पी जो है एस के दाएं बैठा है, पी जो है एस के दाएं बैठा है। अच्छा जी, पी मान लेते हैं यहाँ पे है। ठीक है, पी जो है एस के दाहिना साइड में, तो एस यहाँ पे होगा तो इसके दाहिना साइड में पी बैठेगा। अच्छा जी, क्यू जो है आर के दाएं बैठा है, क्यू जो है आर के दाएं बैठा है। क्यू पी के दाहिना साइड, तो पी के दाहिना साइड ये हो गया, यहाँ पे क्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे बचा हुआ कौन एक बचा हुआ है? आर होगा, तो आर यहाँ पे बैठ जाएगा। अब आपसे पूछा किसका गया है कि आर के दाएं में कौन बैठा है, तो आर के देखिए दाहिने में कौन बैठा है, बिल्कुल आप बता सकते हैं कि आर के दाहिने में कौन बैठा है? एस बैठा है, आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सी यदि आपने बता दिया था तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बंटी को याद है कि टीना का जन्मदिन 10 दिसंबर, जन्मदिन जो है उसको याद है 10 दिसंबर पर जो है दिसंबर बाद जो है और जो है 18 दिसंबर के पहले है। ठीक है, जबकि अरुण को याद है कि टीना का जन्मदिन यहाँ पे 27 नवंबर और जो है 12 नवंबर के पहले है। तो इसका जन्मदिन किस तारीख को है यही आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तारीख यहाँ पे नोट कीजिए। एक जो है टीना है, इसको क्या याद है जन्मदिन के बारे में? तो 10 दिसंबर और जो है यहाँ पे किसके बीच में? 18 दिसंबर के बीच में। ठीक है, अब जो है एक कौन है? एक जो है यहाँ पे कौन है? अरुण है। ठीक है, तो अरुण कह रहा है, अरुणा, ये जो है हमें जन्मदिन याद है कि 27 नवंबर से लेके और दिसंबर में कितना 12 दिसंबर तक, इसी के बीच में उसका जन्मदिन आता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 10 और 18 के बीच में कौन से वर्ड आएंगे? 11, 12, 13 ये तारीख आएंगे। 27 से लेके 12 तक में जाएंगे तो 27 के बाद 28, 29 और इस तरीके से करते करते यहाँ पे कितना आएगा? 11। तो इन दोनों को कौन सा वर्ड याद है? इसको भी 11 तारीख याद है, इसको भी 11 तारीख याद है, यानी कि जो है उसका जन्मदिन हम कह सकते हैं 11 तारीख को था, ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा आ चुका है यहाँ पे कौन सा? तो जीके जीएस के प्रश्न, और 20 तो जो है आपके जीके जीएस के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जो है फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। कह रहा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके उत्तर कहाँ पे है ये बनेगा? तो ये जो है खंडवा, खंडवा में है, यानी कि मध्य प्रदेश। खंडवा कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा कि ये जो है अनुच्छेद किसमें है? 263 में है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी जो है राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे
कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना, ये क्लास में मैंने आपको बताया भी था, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, बताने की कोशिश करेंगे। तीसरे का उत्तर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इस तरीके से कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है। तो ये कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1951। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य में मतलब मनाया जाता है, या किस राज्य का है, इस तरीके से आपको पूछा जाता है। तो बताइए, मोहिनी अट्टम लोक नृत्य जो होता है ये किस राज्य में मनाया जाता है, या किस राज्य का है? तो आपका राइट उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे? आपका राइट उत्तर क्या बनेगा? केरल। ठीक है, केरल जो है मोहिनी अट्टम मनाने वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चेचक किसके कारण होता है? चेचक जो बीमारी है वो किसके कारण होता है, बताने की कोशिश करेंगे कि चेचक जो है किसके कारण होता है। तो आपका राइट उत्तर आएगा यहाँ पे कि चेचक जो होता है ये विषाणुओं के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर क्या बनेगा? 1 मार्च को जो है मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है, ये आपको बताना है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये जो है हुगली नदी पे बना हुआ है। ठीक है, विद्यासागर जो है सेतु कहाँ पे है? हुगली नदी पे है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है आपका कि अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, बताने की कोशिश करेंगे। 8वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। देखिएगा, फटाफट से प्रश्नों को कर रहे हैं। तो 8वें का उत्तर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा ये जो है सरोद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कार की बैटरी में किस प्रकार की जो है अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कार की जो बैटरी होती है, ठीक है, आपने देखा होगा उसमें किस तरीके के अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि जो परमाणु के केंद्र होते हैं उनको जो है न्यूक्लियस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि उत्पल वंश के जो है संस्थापक कौन थे? उत्पल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो आपका राइट उत्तर बनेगा कि जो है सुरवर्मन द्वितीय। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कथक किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है? कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक तो अपने जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? नया जो संसद भवन बना है इसका जो है उद्घाटन कब किया गया था? तो 28 मई 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हमारी आंख किस लेंस की भांति कार्य करती है? ठीक है, हम लोग का जो आंख का लेंस है वो किस तरीके के लेंस के जैसा कार्य करता है? तो उत्तल लेंस के जैसा कार्य करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का जो है दर्जा किस वर्ष प्राप्त किया? मणिपुर जो राज्य है वो पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त किया है? तो आपको याद रखना है 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। न्यूनतम नागरिकृत राज्य कौन सा है? न्यूनतम नागरिकृत राज्य जो है आपको बताना है। तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि अशोक ने बौद्ध प्रचार के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था?
अशोक ने बौद्ध प्रचार के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा? तो ये जो है उत्तरा को भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की थी? भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की स्थापना कब की थी? तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा? तो कहिएगा 1974 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा, ये जो है 27 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। तो यहाँ पे जो है आपके जीके के भी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं मैथ के प्रश्नों की ओर और मैथ का पहला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा, अब देखते हैं मैथ के प्रश्न। पहला आप लोगों के सामने आज का मैथ का आ चुका है और आपको बेहतर तरीके से हर एक मैथ के प्रश्न को समझना है और बनाना है। ठीक है, इसको कॉपी और कलम आपके साथ में होने ही चाहिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मैथ का आज का पहला प्रश्न कह रहा है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 4 रुपया है, तो वह धनराशि क्या होने वाला है? बताइएगा कि वह जो धनराशि है वो कौन सा धनराशि है जिसपे जो है साधारण ब्याज जो है और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 2 साल में कितना है? तो 4 रुपया का है। तो बताइएगा, 20 सेकेंड का समय है आपके पास इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। जो भी मेरे दोस्त कॉपी और कलम लेके बैठेंगे वही स्कोर बड़ा कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बोला क्या गया है उसी के अकॉर्डिंग। देखिए, जब भी आप लोगों से बोला जाए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो अंतर बराबर सूत्र क्या होता है? अंतर को डी से लिखते हैं, डी मतलब अंतर। ठीक है, अंतर को डी बराबर लिखिएगा पी गुणे मतलब मूलधन गुणे दर बटा 100 गुणे दर बटा 100। ये जो है आपका फॉर्मूला होता है कितने साल का? ये 2 साल का होता है। ठीक है, 2 साल का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है कि जब भी 2 साल के अंतर आपसे पूछा जाए तो आपको अंतर बराबर क्या लिखना है? पी गुणे आर बटा 100 गुणे आर बटा 100। अब देखिए डी का वैल्यू अंतर कितना दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, ये अंतर यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि अंतर जो है भाई साहब 4 का है, तो 4 लिखिए। पी पी मतलब होता है वह धनराशि कितना है, तो हमें तो मालूम नहीं है कि वो पैसा कितना का है, तो पी को पी रख दीजिए। आर आर वैल्यू हमको मालूम है कि भाई साहब वो कितने पर लिया गया है, 4% पर रखा गया है, तो 4/100 गुणे फिर जो है 4/100 कर लीजिए, आर का वैल्यू फिर जो है 4। अब देखिए, अब यहाँ से कटा दीजिए, 4 के पहाड़े में कितना मर्त में कटता है, ये 4 के पहाड़े में 25 चौका 100, ये 4 के पहाड़े में 25 चौका 100। अब देखिए, आप जो है इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो एक में पी से गुणा करेंगे, यहाँ पे तो सब एक एक हो गया है, तो ये बचेगा पी, पी में 1 से गुणा करेंगे। तो अब इधर देखिए 4 गुणे 25 गुणे 25 करेंगे, तो देखिए 4 में 25 से गुणा करेंगे, 25 चौका 100, 100 में फिर 25 से गुणा करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 2500 रुपया। ठीक है, मतलब जो है हम लोगों का उत्तर जो बनेगा मूलधन, पी पी मतलब होता है मूलधन, आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा पिछले क्लासों में। तो वो जो है धनराशि बोला गया मतलब मूलधन बोला गया है, तो आप बताइएगा कि वो जो है 2500 रुपये की धनराशि थी, जिसके जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 2 साल में कितने का है? 4 रुपये का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दो वर्गों के परिमाप जो है यहाँ पे आपको दिए गए हैं, 24 और 32 हैं। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरा वर्ग का जो है परिमाप अज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पे वर्ग का परिमाप यहाँ पे कितना दिया है, वर्ग का पहला पहला अगर वर्ग देखिएगा तो इसका परिमाप देखिएगा, परिमाप को एस से लिखते हैं। ठीक है, तो परिमाप दिया है यहाँ पे 24 और एक का दिया है एस बराबर लिख लीजिएगा, दो वर्ग हैं तो दोनों का अलग अलग है, यहाँ पे 32। अब बोला क्या गया है कि दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल को जोड़ना है, तो यहाँ से सबसे पहले वर्ग के परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम भुजा निकालेंगे तो 4 गुणे यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा
तो ये हो जाएगा आपका 6 चौका 24, यानी कि इसका एक भुजा मिल गया 6, और इसका एक भुजा निकालेंगे तो देखिए वर्ग का फिर जो है परिमाप निकालेंगे तो ये होगा 4 गुणे भुजा, और वर्ग का परिमाप यहाँ पे कितना दिया है 32, तो यहाँ पे 32 लिख लीजिए, 4 के पहाड़े में कट जाएगा, यानी एक का वैल्यू 8 है। एक का आ रहा है 6 और एक का जो है भुजा आ रहा है 8 है। तो आपको दोनों का ही भुजा मालूम हो गया, यहाँ पे दोनों का ही मालूम हो गया, तो दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल जोड़ना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा को मतलब ए से लिखते हैं, तो ए स्क्वायर लिखिए या भुजा स्क्वायर लिखिए यहाँ पे, और इन दोनों को ही जोड़ के बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का तो 6 भुजा था तो 6 का स्क्वायर, एक का जो है कितना का था 8 का, तो 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का 36, और ये हो जाएगा 8 अठाई 64। और देखिए ये बोला गया है कि क्षेत्रफल का जो है तीसरे वर्ग के परिमाप के बराबर है। कह रहा है कि ये जो क्षेत्रफल है ये एक तीसरे वर्ग के परिमाप का जो है बराबर है इन क्षेत्रफल। तो देखिए ये कितने हो जाएंगे, टोटल जोड़ेंगे तो हमें तो मिल गया 100, 100 मिल गया। अब देखिएगा, तो इन दोनों को मिलाने से हम लोग का क्षेत्रफल कितना बना, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर का जो है तीसरा वाला एक वर्ग है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर का। तो ये कह रहा है इसका परिमाप आपको ज्ञात करना है, क्षेत्रफल दिया है तो परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर हमें दे रहा है 100, तो यहाँ से भुजा की वैल्यू निकालेंगे, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 10। ए का वैल्यू मतलब भुजा कितना आ गया आपका 10। ये जो है वर्ग का क्षेत्रफल था। तो अब जो है आपको क्या बताना है, तीसरे भुजा का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, अभी मैंने बताया था, एस बराबर क्या होता है 4 गुणे भुजा। ये कह रहा है कि जो है यस ही निकालिए, परिमाप ही निकालिए, तो 4 गुणे 10 कर दीजिए, 4 दहा का 40 जो है इसका तीसरे वाले का परिमाप हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल कितना था इस वर्ग का 100 था। तो 100 था तो इसका भुजा हमने पहले निकाला तो 10 मिला, और इसका परिमाप निकाला तो 40 मिला। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि अनबार्न का जो है आयतन क्या होगा जिनका जो है विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि अनबर्न का जो है आयतन निकालना है, तो इसकी विकर्ण दिया है तो भुजा पहले निकालेंगे। तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण जो होगा इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 4√3 लिखा है और विकर्ण होता है √3a, ए मतलब होता है भुजा, अभी मैंने बताया। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे ए का वैल्यू, तो ए बराबर कितना आ गया 4, ए का वैल्यू जो है हमें मिला वो कितना है 4 है। तो अब जो है यहाँ पे आयतन निकालना है, तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन 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 होता है भुजा क्यूब। तो भुजा का क्यूब कर दीजिए, ये क्यूब कर दीजिए, ये मतलब कितना निकाले थे 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, यानी कि बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और बी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 32 सेमी और जो है 24 सेमी है, तो इस समचतुर्भुज का जो है परिमाप ज्ञात करें। अब देखिए एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः दिए गए हैं, तो देखिए अगर समचतुर्भुज आप इस तरीके से बना लेते हैं, इसका विकर्ण यहाँ पे दिया गया है, एक विकर्ण यहाँ पे दिया गया है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये टोटल एक 32 का है, तो आधा इसका यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 16 का, और ये हो जाएगा 16 का, ठीक है, 16 16 32। ये जो है 24 का है, तो यानी कि ये 12 का हो जाएगा, ये 12 का हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कोई पूछेगा कितने डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना हुआ है, तो ये कर्ण हो जाएगा, इसमें लंब आधार और कर्ण। तो कर्ण निकालना है, एच बराबर सूत्र आपने क्या पढ़ा था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच का वैल्यू निकाल लीजिए, 16 का कितना होता है 144 प्लस 12 बराही 16 का 256 हो जाएगा, 256 144 जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 400, ठीक है। 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20, यानी कि ये वाला हो गया 20। अब बोला गया है कि समचतुर्भुज के परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक भुजा हमें मालूम हो गया, यहाँ पे समचतुर्भुज का भुजा जो है मालूम हो गया हमें, ये कितना का है 20 का, तो ये भी 20 का होगा, और ये भी 20 का, ये भी 20 का। चारों ही भुजाओं को अब क्या करना है आपको जोड़ देना है। तो
परिमाप क्या होता है? परिमाप किसी भी जो है किसी भी चीज का परिमाप क्या होता है? सारे भुजाओं का योग। परिमाप किसी का भी बोला जाए कि परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। परिमाप परिमाप बताइए, तो परिमाप होता है सारे भुजाओं का योग। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 कर दीजिए और सबको जोड़िएगा तो 20 चौका 80 जो है आपका राइट उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग इतना है, ठीक है। तो इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। बोला गया है कि 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग। 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। तो विषम है तो आपको देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि पहली विषम संख्या x है, तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी? x प्लस 2 हो जाएगी, और तीसरी क्या होगी? x प्लस जो है 2 2 4 हो जाएगा। ये कह रहा है नहीं, ये तो कितना है? 87 है। ये कितना बोला है? 87। हमने पहले वाला माना x, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4। क्यों? क्योंकि हर विषम संख्या देखिए एक होता है तो एक के बाद 3 होता है, मतलब 2 जोड़ना पड़ेगा। 3 के बाद 5 होता है, इसीलिए मैंने 2 2 इसमें ऐड किया है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 2 6 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 87 है। अब देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 87 माइनस इधर जाएगा, ये 6 प्लस में है तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 81। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 81 बट्टा हो जाएगा 3, कट के कितना आ जाएगा? ये आपका 27 3 81। वो बोला है सबसे छोटी संख्या, तो देखिए x और x में 2 जोड़िएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, x में 4 जोड़ दीजिएगा तो ये इससे भी बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटी जो है आपकी संख्या जो आएगी वो आएगी कितना? 27। 27 में जो 2 जोड़िएगा 29 एक हो जाएगा, और एक 29 में जो है 2 जोड़ दीजिए 33 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 29 33 सबसे छोटा उसमें कौन होगा? 27। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ये क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके के डेली क्लास जो है आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।